और इस वक्त बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इनको उपयुक्त, प्रभावी और करारा जवाब देगी। धन्यवाद। देखिए, इस विषय की ऑलरेडी जांच चल रही है। चूंकि यह मामला ऑलरेडी जांच के अधीन है, यही तो हम पूछना चाहते हैं। यह आज आया विषय क्या है आम आदमी पार्टी से? यह विषय तो 1.5 साल से चल रहा है। क्यों नहीं आपने तब कहा कि आइए देख लीजिए? हम तो यह भी नहीं कह रहे हैं आप सबको, क्यों कुछ लोगों को ही ले जाते, दिखा देते। आपने तो स्थिति यह कि जब स्वाति मालीवाल का विषय आया तो सीसीटीवी की फुटेज तक गायब थी। जो आज कह रहे हैं अंदर आइए सब दिखाएंगे, इससे समझ में आता है कौन नाटक कर रहा है और कौन हकीकत कर रहा है। और आज जिस ढंग से उन्होंने धमकाया है सरकारी कर्मचारियों को, मुझे लगता है उन्हें सरकारी कर्मचारियों से क्षमा मांगनी चाहिए इस ढंग की धमकी वाली भाषा का प्रयोग करने के लिए। और वैसे मैं एक चीज जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि इनका चरित्र कैसा बदला है। 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है शीला दीक्षित जी के बारे में। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि दिल्ली के, ये 27 अक्टूबर 2013 और टाइम देखना हो 4:55 पे उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर में 10-10 एसी लगे हैं और मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। कौन भरता है उनके एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है। वाक्य को गौर करिएगा, कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि दिल्ली की 40% जनसंख्या जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान बंगले में रह सकता है। मुझे लगता है कि यह ट्वीट और आज की हरकत इसके बाद दिल्ली की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और अब कितना भी बवाल कर लें, बिगड़ी बात बने नहीं। लाख करो किनको रहीमन, बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। देखिए, पहली बात तो हम स्पष्ट रूप से कहना चाहें, ये इनके नैसर्गिक अराजक चरित्र का परिचायक है। और मैं आतिशी जी से भी कहना चाहूंगा, इतना भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, कोई बात राजनीति में होती है। वो तो जब केजरीवाल जी से जेल में मिलने गई थी तब भी उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, तो मुझे नहीं लगता इतना भावुक होने की आवश्यकता है। और दूसरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें किस बात का भाव। अरे भाई, 1 महीने की बात रहेगी, 1 महीने के बाद आम आदमी पार्टी की तो सरकार आनी नहीं है। और अगर आम आदमी पार्टी का दावा भी मान लिया जाए तो आतिशी जी नहीं रहनी है। अस्थायी मुख्यमंत्री स्थायी आवास के लिए आंसू बहा रहा है, ये कुछ समझ में आने वाली बात लगती है क्या? ये अस्थायी मुख्यमंत्री तो शब्द आम आदमी पार्टी का दिया हुआ है। इसीलिए इनका पीछे का मंतव्य क्या है, इनके पीछे का गंतव्य क्या है और भविष्य का भवितव्य क्या है, यह दिल्ली की जनता भली भांति समझती है। कमलेश जी, भारत। देखिए, हम एक बात कहना चाहेंगे, यह भी इनकी राजक प्रवृत्ति का प्रतीक है। तो सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और आम आदमी पार्टी के आज के प्रदर्शन पर बीजेपी का पक्ष रखते हुए। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जब शीश महल पहुंचे थे तब क्या हुआ था, बता रही हैं वहां मौजूद टीवी 9 संवाददाता सुरभि शर्मा। आप कौन है? इसलिए आप कौन है? क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। जेई बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की, है? क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? और तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? कौन हायर ऑफिसर है? क्या डायरेक्शन है आपको? 1 मिनट, क्या डायरेक्शन है? क्यों नहीं खोला जा सकता? ये सर नॉलेज नहीं है। इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है। तो दिखाओ ना, तुम कहाँ है? तुमने देखा है स्विमिंग पूल? तुमने नहीं देखा ना, तो इनको भी दिखाओ। एक्चुअली में सर हमारे पास क्या है कि मुझे कोई भी ऐसी जानकारी देने के लिए मैं अभी जो है बिना किसी, हमें डायरेक्शन है कि मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं जानकारी दे पाओगे आप? सर ये कौन है? ये एक पीडब्ल्यूडी के जेई हैं। आपने ताला लगाया वहाँ पे ना, आपका ताला है ना, आपका ताला है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल है, सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है। देखा तुमने अंदर? देखा है? नई जानकारी तो खोल के दिखाओ।
खोल के दिखाओ ना, तुम्हारे मिनिस्टर आए वो देखना चाहते हैं, इनको ही दिखाओ। पहले आप आए हुए तब हमने कुछ कहा आपसे? अरे मंत्री को तुम दिखाओगे नहीं, अपने मिनिस्टर को ही रोक के खड़े हो, इन्हीं को अकेले लेते जाओ, इनको दिखा दो। भाई एक बात बताओ, मिनिस्टर की डायरेक्शन से बड़ी डायरेक्शन है या तो एलजी की डायरेक्शन है तुम्हें? मेरे से ऊपर तो एलजी है, मेरे से ऊपर किसी आदमी की डायरेक्शन है तो तुम बताओ किसकी डायरेक्शन है? किसने रोका है तुम्हें? तुमको किसने बोला है? हायर ऑफिसर का नाम बताओ ना, किसने रोका है तुम्हें? अरे भाई ये तो मंत्री है, इंस्पेक्शन करने आए, देखने आए ना। मेरे से ऊपर तो नहीं है ना वो अफसर, मेरे से ऊपर तो एलजी है, एलजी ने डायरेक्शन दी है तो बताओ, नहीं दी है तो खोलो, चलो हटो। कहाँ बीच में अड़े हुए हो? 24 चल रहा है। हैं? अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाओ, उनको बुलाओ। बुलाओ ना। हालांकि इस पूरे मामले पर वहां पुलिस के द्वारा रोके जाने के बावजूद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे, बने रहे, और इस दौरान हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी के आरोपों को देखते हुए आज संजय सिंह यहीं इसी शीश महल को लेकर कहे जा रहे आरोपों के तहत यहां पर मौजूद थे सौरभ भारद्वाज के साथ, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से संजय भारद्वाज सबसे पहले इसी तरीके से बैरिकेडिंग को पार करके अंदर जाने की कोशिश करना चाहते थे, जहां उन्होंने मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ बातचीत भी की, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। इसमें PWD के जेई भी यहाँ पर आज मौजूद थे, जिनसे उन्होंने सीधा सवाल किया और कहा कि हमें अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है। और अभी फिलहाल आपको बता दें, हमने ये देखा कि किस तरीके से यहाँ अंदर जाने की इजाज़त ना मिलने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट के लिए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज इसी तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे, जिन्होंने ये कहा कि हमने उनसे कहा है कि हमें अंदर जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उन तमाम आरोपों को जो इस शीश महल के आधार पर करोड़ों के खर्च के जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, उन्हीं का सच जानने के लिए आज संजय सिंह ये चाहते थे कि मीडिया के कैमरों के साथ वो अंदर जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दिल्ली में बंगले को लेकर बवाल के बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आतिशी के आवास पर पहुंचे। वहां वो क्यों पहुंचे थे, जानने की कोशिश की TV9 संवाददाता सुमंत कुमार ने। आप यहाँ सीएम जो आतिशी से के आवास पे आए हैं, क्या मकसद है यहाँ? मैं उनसे मिलने आया था कि आतिशी मार लेना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको ये सरकारी आवास आवंटित है, तो मैं उनसे पूछने आया था कि एक आवास आपको यहाँ आवंटित है, कालका जी आप खुद रहती हैं, जिसके बार बार वीडियो आते हैं, तो इस आवास में कौन रहता है जरा वो बता दें। तो यहाँ अंदर जाने से मना कर दिया कि जी हमें पता नहीं है यहाँ, वो भी मना करे कि हमें नहीं पता यहाँ कौन रहता है। इनके सरकारी अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता यहाँ कौन रहता है। आवास आतिशी मारलेना का आवंटित है और फिर उनको शीश महल भी चाहिए। तो मैं इस बंगले वाली देवी से पूछना चाहता हूँ कि हे देवी कितने बंगले चाहिए वो बताइए आप हमें। ये भी चाहिए, कालका जी वाला आपका अपना है या किराए का हमें नहीं पता, शीश महल भी चाहिए। और जब शीश महल दिया जा रहा था उस समय आपने लिया क्यों नहीं? 3 महीने तक आपने कोई बात नहीं की। तो सरकार के नियमों से चलेगी। उस शीश महल में आनंद उठाने वाले संजय सिंह, तब आपको याद नहीं आई थी कि मीडिया को शीश महल दिखाना है? मुझे सोने के टॉयलेट और या वॉश बेसिन ब्लॉक दिखाने हैं, मुझे वो महंगे पर्दे दिखाने चाहिए, मुझे जिम दिखाना चाहिए, मुझे वो मार्बल दिखाना चाहिए। आज जब आचार संहिता लग गई और वो बंगला पूरी जांच एजेंसी के घेरे में है, अब आप कह रहे हैं मैं देखना चाहता हूं। हालांकि इस बीच दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर भी जारी है। बीजेपी ने शीश महल के बारे में पोस्टर जारी किया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सियासी जंग सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जारी है। सोशल मीडिया में जमकर पोस्टरबाजी हो रही है। यहाँ भी लड़ाई शीश महल वर्सेस राजमहल की है। बीजेपी ने नए पोस्टर में दिल्ली के सीएम आवास को आपदा का लूट संग्रहालय बताया। बीजेपी इस आवास को केजरीवाल का शीश महल बता रही है। बीजेपी के जवाब में आम आदमी पार्टी भी हमले कर रही है। पार्टी प्रधानमंत्री आवास को राजमहल बता रही है और दावा कर रही है कि पीएम का राजमहल 2700 करोड़ का है। इस राजमहल में पीएम के लिए करोड़ों के झूमर, कालीन, जूते और सूट मौजूद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम आवास का वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि भ्रष्टाचार का अड्डा शीश महल की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। लेकिन दिल्ली की सीएम जानबूझकर आवास का कब्जा नहीं ले रही ताकि घर बंद रहे और जांच एजेंसियों का काम बाधित हो। वीडियो में बार बार टेंडर में बदलाव करने का आरोप लगाया गया और पूछा गया है कि टेंडर से ज्यादा राशि का पेमेंट क्यों हुआ।
प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए देने का वादा करने के बाद कांग्रेस ने आज दिल्ली वासियों के लिए दूसरी गारंटी भी लॉन्च कर दी है। जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा देने का वादा किया गया है। जीवन रक्षा योजना के नाम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि मैनिफेस्टो के अंदर इसको हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। और जैसा आप सबको मालूम है कि राजस्थान सरकार इसमें पूरे देश में अग्रणी है। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है देश में जहाँ पर यूनिवर्सल बीमा योजना शुरू की गई। यूनिवर्सल मतलब पूरे पब्लिक के लिए। पूरे देश के अंदर करीब सब राज्यों के अंदर 5 लाख तक का बीमा है, सब राज्यों में। राजस्थान एकमात्र है जो 25 लाख का बीमा ही नहीं है। 25 लाख होना ही अलग बात है। 25 लाख के साथ तो यूनिवर्सल स्कीम है, मतलब पूरे प्रदेशवासियों के लिए। उसमें APL BPL कोई भी हो, सबके लिए, गरीब अमीर कोई हो, सबके लिए पूरी कवरेज है उसके अंदर 25 लाख तक। आगे बढ़ते हैं। 46 साल बाद कांग्रेस का मुख्यालय बदलने वाला है। अब 24 अकबर रोड की जगह कांग्रेस मुख्यालय का नया पता 9A कोटला मार्ग होगा, जिसका उद्घाटन 15 जनवरी को होगा। कांग्रेस के नए मुख्यालय से देखिए हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत की ये रिपोर्ट। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का नया मुख्यालय अब 24 अकबर रोड की बजाय होगा मेरे पीछे का ये 9 कोटला मार्ग। सूत्रों का कहना है कि जिन डिपार्टमेंट से उसको NOC मिलनी बाकी थी वो मिल चुकी है। ऐसे में अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर कांग्रेस मुख्यालय के शिफ्टिंग का काम शुरू कर देगी। इस बिल्डिंग को अगर आप देखें, कॉर्पोरेट स्टाइल में बनी हुई बिल्डिंग है। 6 मंजिला इमारत है ये। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल आधुनिक चीज़ों से लैस हैं। वाईफाई से लेकर तमाम सिस्टम अंदर मौजूद है। साथ ही साथ अध्यक्ष से लेकर महासचिवों से लेकर सबके कमरे इसमें बने हुए हैं। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा कहा जाता है, उन्होंने आर्किटेक्ट के साथ बैठ करके इस बिल्डिंग का एक एक कोना, एक एक कमरा करीने से उस पर अंतिम मुहर लगाई थी। हालांकि अब वो दोनों नेता हमारे बीच नहीं हैं। इसके अलावा आपको याद दिलाऊं तो 1977 में इंदिरा गांधी की हार के बाद 1978 की शुरुआत में कांग्रेस ने अपना नया मुख्यालय 24 अकबर रोड में कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ शिफ्ट किया था। तब से 46 साल बाद अब कांग्रेस के मुख्यालय का पता बदलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियों की मुफ्त की योजना पर सवाल उठाया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा है कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि राज्यों के पास मुफ्त सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन न्यायाधीशों को वेतन और पेंशन देने की बात आती है तो वित्तीय संकट का हवाला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें जजों की पेंशन और वेतन में सुधार की मांग की गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा, सरकारों को जनता को बताना होगा कि घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं उसका सरकारी खजाने पर क्या असर पड़ेगा। योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे और कुछ राज्यों में इसकी वजह से वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। अदालत ने देश में जिला न्यायाधीशों को मिलने वाली कम पेंशन दरों को लेकर चिंता जताई। महाराष्ट्र और दिल्ली में चल रही योजनाओं का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसे लोगों के लिए पैसे हैं जो काम नहीं करते हैं। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की गैलरी में बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगाई गई है। आज सुरक्षा को लेकर पुलिस कितनी चौकन्ना रही, देखिए संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट। बिश्नोई गैंग का सलमान खान को धमकी देना, लगातार बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान है और इसी वजह से सुरक्षा ये बढ़ाई गई है। सलमान खान के घर के सामने जो ऑपोजिट रोड पे करीब 50 मीटर की दूरी पर जो समुद्र की खाड़ी है, वहां पर हम देख सकते हैं 2 पुलिसकर्मी बैठे, ताकि समुद्र के अंदर से कोई इस तरफ आने की कोशिश अगर करने की कोशिश करे तो पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ जो है 2 बार ऐसी कोशिश की जा चुकी है। एक बार सलमान खान के पिता सलीम खान को एक पत्र दिया गया है धमकी वाला, वो मॉर्निंग वॉक करते हैं यहाँ पर लगातार, और दूसरा
पूरा यहाँ पर कोशिश की गई है फायरिंग करने की, और कोशिश नहीं की गई है, फायरिंग की गई है। 5 राउंड फायरिंग गुप्ता और पाल ने की थी। जो शूटर हैं वो बाद में पकड़े गए थे और इस पूरे मामले में सुक्खा नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। सलमान खान के घर के बाहर ये एक चौकी बनाई गई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में रहते हैं, SRPF के भी पुलिसकर्मी है। गाड़ी है जिसके अंदर रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ पर रहती है। इसके अलावा बख्तरबंद जो 2 गाड़ियां हैं वो सलमान खान के साथ चलती हैं। सलमान खान के साथ काले रंग की 4 गाड़ियां चलती हैं। ये उनका कॉन्वॉय है और कॉन्वॉय के साथ ये सभी गाड़ियां चलती हैं। वो जो हिट एंड रन केस देख रहे सलमान खान के वकील मुकेश पांडे ने NIA की चार्जशीट पर सवाल उठाया है। उन्होंने बिल्डर लॉबी के पहलू को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। समुंदर की तरफ भी हवलदार बैठे हुए हैं, पुलिस कांस्टेबल बैठे हुए हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी भी उनकी अपनी खुद की है। तमाम बुलेट प्रूफ का कांच लग गया है। तो ऐसा देख के लगता है कि कारण इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें पुलिस कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट सलमान खान थे। उनके न मिलने की वजह से उन्होंने उनके संरक्षक बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। लेकिन ये एंगल इतना पुअर इन्वेस्टिगेशन पहली बार बॉम्बे पुलिस का रहा है कि उनका लड़का विधायक था, वो 3 बार खुद विधायक थे, मंत्री रहे हैं, उनके इतने नेक्सेस एक्सेस थे बाबा सिद्दीकी जी के। वो एंगल क्यों नहीं खंगाला जा रहा है कि वहाँ पे SRA के प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े चल रहे थे बेरंडा गुड्डा कॉम्प्लेक्स में, जो उनके लड़के जिशान सिद्दीकी के विधानसभा में आता है। और ये दूसरा एंगल पे पुलिस ने जरा भी एक बार भी क्वेश्चन नहीं उठाया। और बाबा सिद्दीकी के बेटे और NCP नेता जिशान सिद्दीकी ने भी NIA की चार्जशीट पर बिल्डर लॉबी का जिक्र नहीं किए जाने पर सवाल उठाया है। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद से फिल्म अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान के मुंबई वाले घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों के चलते सलमान के घर की बालकनी में बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं। NIA की चार्जशीट में बताया गया है कि सलमान लॉरेंस गैंग के टॉप टारगेट की सूची में है। चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी की हत्या के 3 कारणों में एक सलमान से नजदीकी बताया गया है। उसके बाद से सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में दाखिल चार्जशीट पर जिशान सिद्दीकी ने सवाल उठाए। एक बिश्नोई कोई दूसरे जेल में, एक बिश्नोई तो देश के बाहर है, तो आप अनमोल बिश्नोई को लाइए। अगर आपकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज है अमेरिका के साथ, तो पहले तो आप देखिए कि आप अनमोल बिश्नोई इधर क्यों नहीं आ रहा है। बार बार अगर उसका नाम आ रहा है, उस पर वो हो रहा है, तो आप इसको लाइए, उसको इंटरोगेट कीजिए। और अगर ये कहते हैं कि कोई बिल्डर ने नहीं कहा है, तो मेरा उनसे ये प्रश्न है कि क्या अनमोल बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई ने आपको ये चीज कही है कि नहीं भाई कोई बिल्डर ने मुझे नहीं कहा है। अगर वो चीज अनमोल बिश्नोई ने आपको नहीं कही है, तो आप किस माध्यम से कह सकते हो कि मेरे पिताजी की हत्या कोई बिल्डर ने उसकी सुपारी नहीं दी है। यूपी के लखीमपुर में परिजनों ने आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत का आरोप लगाया है, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि रामचंद्र मौर्य को पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार किया और पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हो गई। नाराज लोगों ने सड़क जाम किया और शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने की जगह क्या किया, ये भी देख लीजिए। ना तो मजगी थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दें। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए, चलो भैया। हंगामा मृतक के घर के बाहर भी हुआ, जहां एक पुलिस वाला एक ट्रैक्टर ड्राइवर को हड़का रहा था और आरोप लगा रहा था कि पुलिस को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा सूरमा है, तुम गाड़ी चढ़ा रहे हो। सूरमा नहीं है, इंसान है। तेरे ऊपर 307 को गाड़ी चढ़ा रहा था, मेरे ऊपर यो हाथ करके। मचगई थाना क्षेत्र के हुलासीपुरवा गांव के युवक को पुलिस ने शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया और लखीमपुर पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया। अखिलेश ने लिखा कि एक ऐसी यूपी पुलिस है जो हिरासत में मारती है और फिर परिवार को धमकाती है। ना तो मचगई थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दें। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए, चलो भैया। जबलपुर में बन रहा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते विवादों में घिर गया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। इस पुल के निर्माण में 800 करोड़ की लागत लगी थी। मध्य प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया गया था।
लेकिन इसमें पड़ी दरारें कुछ कहानी बयां कर रही हैं। जबलपुर में बन रहा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते विवादों में घिर गया है। जबलपुर के मदन महल चौक से दमोह नाका तक जाने वाले इस पुल के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप है, क्योंकि फ्लाईओवर के एक हिस्से का उद्घाटन हुआ था, लेकिन इसके ठीक 3 दिन बाद ही सड़क की ऐसी हालत हो गई है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है और एक पोस्ट में लिखा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की नई इबारतें लिखी जा रही हैं। मामला सामने आने के बाद सरकार ने जबलपुर के मुख्य अभियंता को हटा दिया है और पुल की मौजूदा हालत की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। हालांकि विपक्ष और स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ ट्रांसफर करने और जांच कमेटी बिठाना काफी नहीं है, बल्कि इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजस्थान के कोटपुतली जिले में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का क्रूड ऑयल चोरी करने का मामला सामने आया है। इसके लिए आरोपियों ने खेत में सुरंग बनाई थी। जयपुर से पहुंची स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम खेत में बने इस सुरंग को देखकर हैरान रह गई। इस सुरंग के जरिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के क्रूड ऑयल पाइपलाइन से तेल की चोरी की जा रही थी। जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर में एक प्लॉट किराए पर लेकर पक्की सुरंग का निर्माण किया गया, जहां मेन लाइन में वाल्व लगाकर बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल की चोरी का धंधा चल रहा था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की शिकायत पर पहुंची टीम ने क्या बताया, ये सुनिए। क्रूड ऑयल चोरी का मामला सामने आया है। इस पे IOCL के जो अधिकारी हैं हेमंत जी, उन्होंने एक FIR दी है, थाने पे FIR दी थी जहाँ से, और वो SOG में दर्ज होकर के और तफ्तीश मुझे दी है। मैं आज मौके पर आकर के और मौका देखा, घटनास्थल का निरीक्षण किया है जी, और जो अलामात मिल रहे हैं इनको हम यहाँ सीज कर रहे हैं जी, और इसके बाद आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई जारी रहेगी। जांच टीम ने बताया कि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। टीम को शक है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कहीं और बैठकर ऑपरेट कर रहा है। ऑयल माफिया ने कुछ दिन पहले कैलाश चंद नाम के शख्स के खेत को किराए पर लिया था और यहीं से गुजरात से हरियाणा के पानीपत जा रही पाइपलाइन में सेंध लगाई थी। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मेन लाइन पर तेल का प्रेशर कम होने लगा। और संभल जामा मस्जिद मामले में सुनवाई पर रोक। संभल जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 फरवरी तक रोक लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, किस ग्राउंड पर कोर्ट ने फिलहाल ये रोक लगाई है, क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से अपने निर्देश में? बिल्कुल अभी देखिए, जो ज्यूरिसडिक्शन है लोअर कोर्ट का, उसको चुनौती दी गई है कि ऐसे मामले पर लोअर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती। ऑर्डर 7 रूल 11 लागू होता है और ये कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। हाई कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है और इस मामले पर अब अगली सुनवाई जो है हाई कोर्ट 25 फरवरी को करेगा। संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और हाई कोर्ट ने उसी याचिका पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। साथ ही जो पक्षकार हैं यानी कि हिंदू पक्ष है, उसको नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही जो रिजॉइंडर है वो भी फाइल करना होगा मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में। कुल 4 हफ्ते में जवाब जो पक्षकार हैं उन सभी को दाखिल करना होगा और इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद इस मामले पर 25 फरवरी को हाई कोर्ट अगली सुनवाई करेगा और देखना ये होगा कि ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के हाई कोर्ट का अगला रुख और अगला कदम क्या होता है। जी रवि, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली पुलिस ने एक और बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया है। इमोन अली नाम का शख्स पिछले 4 महीनों से अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक और बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ फोर्स ने इमोन अली रजा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। इमोन अली बांग्लादेश के बलियाकांडी का रहने वाला है और वो 4 महीने से दिल्ली में रह रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक शख्स महिपालपुर इलाके में घूम रहा है। पुलिस पूछताछ में वो कोई कागजात नहीं दिखा पाया। इमोन ने पुलिस को बताया कि 4 महीने पहले वो जंगल के रास्ते भारत की सीमा में दाखिल हुआ और ट्रेन से दिल्ली पहुंच गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज थाना इलाके से 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए बांग्लादेशियों के नाम मोहम्मद जसीम और ज़ोइनेब अख्तर था। ये दोनों बांग्लादेश के कालिदास गांव के रहने वाले थे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अब तक 75 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को पुलिस FRRO के जरिए डिपोर्ट कर चुकी है। आपको बता दें कि LG के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और इसे डिपोर्ट कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार के साथ रील बनाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट।
दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए इस शख्स पर अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाने का आरोप है। ये सोशल मीडिया पर खुलेआम हथियार लहराकर रील बनाता था। पुलिस ने सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए इसे गिरफ्तार किया। ये लोकल क्रिमिनल्स फिल्मी गैंगस्टर्स से इंस्पायर होकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अवैध हथियार के साथ रील बनाता था। पुलिस पूछताछ में इसने बताया कि ये गैंगस्टर से प्रभावित था और उनकी तरह नाम बनाने के लिए हथियार के साथ रील बनाकर अपने अकाउंट पर डालता था। पुलिस के शिकंजे में आए शख्स का नाम रोहित उर्फ रोहन है। पुलिस ने देसी पिस्टल और कारतूस के साथ इसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अम्बेडकर नगर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 4 जनवरी को सोशल मीडिया पर नजर रखते हुए पुलिस को पता लगा था कि रोहित नाम का एक शख्स अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इसे ट्रेस किया। पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की, लेकिन तुरंत दबोच लिया गया। पुलिस ने जब इसका रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि रोहित उर्फ रोहन 11वीं क्लास तक पढ़ा है और हाल ही में डकैती के एक मामले में जेल से बाहर है। गाजीपुर में कुछ लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की तस्वीर है। कुछ लोगों ने इस ट्रक को आग के हवाले कर दिया। इस ट्रक से एक बाइक की टक्कर हो जाने के बाद नाराजगी इतनी बढ़ गई कि इस ट्रक में आग लगा दी गई। ट्रक में मौजूद ड्राइवर और क्लीनर किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाए। आरोप है कि मामूली सी बात पर बाइक सवार ने कुछ और लोगों को बुलाकर ट्रक में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। खड़ी गाड़ी था, उधर से आया, मोटरसाइकिल पीछे लड़ गया। वही सब गांव वाले आए और आग को लगा दिए इसमें। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? आ रहे थे मिर्जापुर से, जा रहे हैं सिवान। ट्रक चालक सुभाष ने बताया कि जब मिर्जापुर से सिवान जा रहे थे, गाजीपुर में जब वो रेलवे फाटक के पास पहुंचे तो ट्रक एक बाइक सवार से हल्का टच कर गई। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर आग लगा दी। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जाँच कर रही है। महाराष्ट्र में 3 बाघों और 1 तेंदुए की बर्ड फ्लू से हुई मौत के बाद चिड़ियाघर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के जू में कितनी सतर्कता बरती जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट। नागपुर के गोरेवाड़ा में बर्ड फ्लू H5N1 के वायरस के कारण 3 बाघ और 1 तेंदुए की मौत का मामला सामने आया है। और ये मौत होने के बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्र सरकार की, और नेशनल जू अथॉरिटी के अलावा राज्य इकाई की जो जू अथॉरिटी है, उसने सभी जितने भी जू हैं, प्राणी संग्रहालय हैं, जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर हैं और जो दूसरे सेंटर्स हैं जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है, वहां पर एडवाइजरी जारी की है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जाए और सैनिटाइजेशन करने के साथ साथ जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया जाए। जो मेडिकल ऑफिसर है वो ऑन ड्यूटी रहे। जानवरों के खाने पीने की खास तौर पर जो ध्यान है वो दिया जाए। एक केमिकल का जो पानी है हम देख सकते हैं यहाँ पर, वो रखा गया है हर जगह जहाँ जहाँ जानवरों को रखा गया है, खास करके जंगली जानवर। और एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को कड़ा और सीधा संदेश दिया है। सरकार ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने पासपोर्ट रद्द होने के बाद भी वीजा बढ़ाया है, जिसका मतलब है कि वीजा बढ़ने के बाद भारत में ही रह सकेंगी शेख हसीना, यानी कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करेगी भारत सरकार। एमएचए ने भारत में रहने के लिए शेख हसीना का वीजा बढ़ाया है। बांग्लादेश से बार बार मांग उठ रही थी शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर, लेटर भी लिखा गया था भारत सरकार को, लेकिन अब भारत सरकार ने अपना कड़ा संदेश दे दिया है और ये कह दिया है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस बड़ी खबर पर? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 अगस्त को शेख हसीना जब भारत आई और अब शेख हसीना का वीजा जो है उस, यानी कि गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के FRRO ऑफिस ने शेख हसीना के वीजा को बढ़ा दिया है। मतलब शेख हसीना भारत में अभी रह सकती हैं और अधिक समय तक के लिए रह सकती हैं। अहम बात यह है कि 5 अगस्त जब शेख हसीना भारत आई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्हें पॉजिटिव भारत में रहा है, लेकिन अब जबकि जनवरी का समय आ चुका है और हसीना को भारत में रहना है, वीजा बढ़ा दिया है। इसका उसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि पिछले दिनों बांग्लादेश की सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। पहला, शेख हसीना के पासपोर्ट को रिवोक कर लिया था और दूसरा, शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी। तो ऐसे समय में शेख हसीना के कोई पासपोर्ट नहीं है, तब भारत सरकार ने उनकी वीजा अवधि को बढ़ा दिया। और दूसरी बात ये
कि उस समय भारत सरकार ने वीजा अवधि को बढ़ाकर ये जता दिया कि अभी शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं होने वाला है, यही पर रहेंगी। तो अभी की सबसे बड़ी खबर जो टीवी 9 के दर्शकों को हम बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो गद्दी छोड़ने के बाद 5 अगस्त को भारत आई थी, हिंडन एयरबेस में उनका हेलीकॉप्टर उतरा था और उसके बाद से वो दिल्ली में रह रही थी, जिसे लेकर वो भारत के विदेश मंत्री ने खुद संसद में बयान दिया था और अभी उन्हें सुरक्षित जगह पर दिल्ली में रखा गया है। उनकी वीजा अवधि को बढ़ा दिया गया है, यानी शेख हसीना अभी भारत में रह सकती हैं और इसका मतलब यह है कि अभी हम शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करने वाले हैं। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए एक चिट्ठी भेजी थी, भारत के विदेश मंत्रालय ने चिट्ठी मिलने की पुष्टि की थी, लेकिन ये सवाल बना हुआ था कि क्या प्रत्यर्पण होगा या नहीं होगा। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके विपरीत जाकर जब शेख हसीना की वीजा अवधि को बढ़ा दिया गया है, खास करके तब जबकि शेख हसीना के पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं है, तो भारत सरकार ने एक तरह से बिना कहे, चाहे आप उसे हिंदी में कहें, अंग्रेजी में कहें या बंगाली में कहें, जिस भाषा में बांग्लादेश को समझ में आती हो उस भाषा में उन्हें बिना कहे ये संदेश दे दिया है कि शेख हसीना का ना प्रत्यर्पण होगा, ना उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा और शेख हसीना जब तक चाहेंगी वो भारत में रह सकती हैं। ठीक है मनीष, ये तो कुछ सरकार का एक ऑफिशियल रिस्पांस हुआ बांग्लादेश की तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन इसमें इस फैसले में जो डिप्लोमेटिक मैसेज है, जो कूटनीतिक संदेश है बांग्लादेश सरकार को, वो क्या माना जाए? क्योंकि वहां पर सरकार जिस तरह से हटाई गई शेख हसीना की, उनके खिलाफ मुकदमे किए गए, उनकी जान को खतरा, उनके पासपोर्ट को रद्द किया गया, सारे वो कदम उठाए गए हैं बांग्लादेश में मौजूदा जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट है। तो भारत की तरफ से इसमें कूटनीतिक संदेश क्या है सीधा सीधा बांग्लादेश की मौजूदा जो भी सरकार है उसके लिए? देखिए, चूंकि डिप्लोमेटिक मामला है तो उसको सरल भाषा में कैसे कहा जाए, लेकिन अगर मैं इसे ये कहूं कि किसी को कहते हैं ना कि बहुत जोर का थप्पड़ लगाना, तो वो इसी तरह से आप लगाते हैं कि आप सोचिए कि बांग्लादेश की सरकार ने 2 कदम उठाए। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया, यानी शेख हसीना के पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं है, तो नियम होता है कि उसके बाद तो तुरंत ही वो जिस कंट्री में वहां से उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए। तो नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेश की कोर्ट ने लगातार एक के बाद एक दर्जनों मुकदमे में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है और उसके आधार पर बांग्लादेश की सरकार ने प्रत्यर्पण की मांग की थी। अब इसके जवाब में भारत ने क्या किया? भारत ने आधिकारिक तौर पर केवल इतना कहा है कि हाँ, हमें प्रत्यर्पण की मांग हुई है, वो चिट्ठी आई है, इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ऑफिशियली क्या कुछ किया गया? ऑफिशियली ये किया गया कि बिना पासपोर्ट के बावजूद शेख हसीना को भारत में रहने की इजाजत दे दी गई। भारत में शेख हसीना के वीजा अवधि को बढ़ा दिया गया, यानी शेख हसीना भारत में रहेंगी, जब तक चाहे तब तक वो रहेंगी। और इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश की सरकार को हमने मैसेज दे दिया कि किसी भी हालत में बांग्लादेश के दबाव में भारत नहीं आने वाला है, किसी भी हालत में शेख हसीना को वापस नहीं किया जाएगा और फिर उसके बाद मोहम्मद यूनुस को जो करना है वो कर ले। और इसीलिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक और हार्ड लाइन में भारत ने ये संदेश। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। संजीव जी, बहुत ही क्लियर कट जवाब दे दिया गया है भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश को कि अब शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं होगा। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई थी, उस चिट्ठी का ये जवाब सामने आ गया है। जी, ये बिल्कुल उचित फैसला है, बिल्कुल सही फैसला है जो कि भारत सरकार ने लिया है। और बांग्लादेश के आंतरिक हालात जिस तरीके के हैं, बांग्लादेश में जिस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें अपना दबदबा बढ़ाती जा रही हैं, और ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, ये कट्टरपंथियों के दबाव में आकर जिस तरीके से काम कर रही है, उनको शह देने का ही एक तरह से कार्य कर रही है। ऐसे में यदि शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाती हैं तो उनके साथ उसी तरीके का हादसा हो सकता है जैसा कि उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ था। और अलग है कि उनके पिता और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या बांग्लादेश में कर दी गई थी। तो ये जो बांग्लादेश के जो आंतरिक हालात हैं वो जाहिर है कि उसमें अनेक तरीके की साजिशें हैं, और ये जो बांग्लादेश की तरफ से प्रत्यर्पण की मांग की गई थी, इसमें ये स्पष्ट है कि ये गुड फेथ में नहीं की गई थी। और मैं यहाँ पे आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहूंगा कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में 2013 की प्रत्यर्पण संधि है, उसकी धारा 1 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि दोनों राष्ट्रों के बीच में से कोई राष्ट्र प्रत्यर्पण की मांग करता है और वो मांग
गुड फेथ में अगर नहीं की गई है तो दूसरा राष्ट्र ऐसे प्रत्यर्पण को करने से इनकार कर सकता है। और जाहिर है कि बांग्लादेश की तरफ से ये जो मांग है वो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध जो अनेक तरीके की साजिशें रची जा रही हैं, उनके प्राणों पर खतरा पैदा करने की जो साजिशें रची जा रही है, उसके तहत ये की गई दिखाई देती है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार ने बिल्कुल उचित फैसला लिया है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो आंतरिक हालात हैं वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। कानून का जो शासन बहुत कमजोर है, अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग के अनेक कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो ऐसे में यदि बांग्लादेश में शेख हसीना वापस लौटती हैं तो वहां पर आंतरिक हालात और अधिक बिगड़ेंगे और वहां पर अभी हालात ऐसे नहीं है कि शेख हसीना वहां पर वापस जाएं। और भारत अवश्य ये चाहेगा कि बांग्लादेश में शांति, सुरक्षा, स्थिरता हो और इस तरीके के हालात को सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल कई सारे सवाल हैं बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को लेकर। जीडी बख्शी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बख्शी सर, इस फैसले पर आपका रिएक्शन क्या है? कैसे देखते हैं आप भारत के इस फैसले को कि शेख हसीना भारत में ही रहेंगी, बांग्लादेश उन्हें नहीं प्रत्यर्पित किया जाएगा? ये बहुत सही फैसला है और ओनली लॉजिकल फैसला है। कौन उस देश पे विश्वास करेगा जो जिसके जो हितैषी हैं अगर वो मुसीबत में हो और हम उनसे पीठ मोड़? तो ये तो बहुत सही फैसला है। और बांग्लादेश की सरकार की लीगैलिटी क्या है? कौन सी इलेक्शन जीत के मोहम्मद यूनुस वहां पे आया है? किसने उसको लेजिटिमेट वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया है? और वहां पे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, वहां पे तो रूल ऑफ द लॉ मोबोक्रेसी है और वो लिंच मॉब्स वहां पे हैं। अगर किसी गलती से भारत भेज देता हसीना वाजपेयी को वहां तो वुड शी हैव गॉटन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? वो तो लिंच मॉब्स को हवाले करने की बात थी, गिद्धों जैसे नोच के खा जाते बेचारी को। ये बहुत सही फैसला लिया है भारत की सरकार ने कि भारत के अपने दोस्तों को कभी दगा नहीं देता, भूलता नहीं। बिल्कुल जीडी बख्शी सर, ये जो भारत सरकार का फैसला है, क्या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि भारत ने वहां जो यूनिस सरकार है उसकी लीगैलिटी, उसकी लेजिटिमेसी और उसकी अथॉरिटी को भी क्वेश्चन में डाल दिया है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है? बिल्कुल, वो प्रश्न चिन्ह तो है ही। पैराशूट किया है ये मोहम्मद यूनुस को वॉशिंगटन से। हाउ डज दैट मेक हिम लेजिटिमेट? वहां पे देयर इज जिहादी वायलेंस और एनार्की हो गई है। हाउ डज दैट मेक हिम लेजिटिमेट? कौन सी इलेक्शन जीत के आया है? कौन सा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से उसको वहां पे रूलरशिप दी गई है? दैट इज एन इनलेजिटिमेट गवर्नमेंट, absolutely illegitimate government out of control which is taking Bangladesh to ruin, तबाही की ओर ले जा रही है बांग्लादेश को। बिल्कुल, तो भारत का कड़ा संदेश है बांग्लादेश की सरकार को। शुक्रिया बख्शी सर हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की पहल से खिलौनों का निर्यात बढ़ा है, जिससे रोजगार के दरवाजे भी खुले हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के लोकल फॉर ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया जैसी पहल ने देश के उद्योग जगत को जबरदस्त रफ्तार दी है। इनमें खिलौना उद्योग भी शामिल है। मोदी सरकार की नीतियों का ही असर है कि भारतीय खिलौनों का निर्यात अब आयात से कई गुना बढ़ चुका है। IIM लखनऊ की एक स्टडी के मुताबिक 2014 में भारत में खिलौनों का आयात $312.3 मिलियन जबकि निर्यात $93.6 मिलियन था। 2020 में आयात $200.1 मिलियन, निर्यात $224.3 मिलियन हो गया। वित्त वर्ष 2022-2023 में खिलौनों के आयात में 2014-2015 के मुकाबले 52% की कमी और 239% की बढ़ोतरी हुई है। 2023 में खिलौनों का आयात $217.9 मिलियन जबकि निर्यात $304.8 मिलियन रहा। कुल निर्यात का 70% अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया को किया जा रहा है। सरकार ने खिलौना उद्योग के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम दिया है, जिसका नतीजा है कि 2014-2020 के बीच देश में खिलौना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की संख्या 2 गुनी हो गई।